बेटा अपन ने रिडक्शन स्टार्ट कर रखा था, है ना। तो रिडक्शन में कल हमने पढ़ा था बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, रेड बी प्लस एच आई, फिर क्लीमेंशन, वॉल्फ किश्नर, स्टीफन, मेंडियस, बुओब्लांक, इतना कुछ पढ़ा था। अब देखो बेटा, मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर मान लो आपको क्लीमेंस रिएक्शन करवानी है, तो क्लीमेंस रिएक्शन में आपको रिएजेंट याद है क्या बच्चों? हम एसिड काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो उस कंपाउंड में कोई एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज मैंने बोला था कि वॉल्फ किश्नर में अपन बेस काम में लेते हैं, तो जब आप वॉल्फ किश्नर काम में लेते हो तो बेस ग्रुप नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको, ठीक है। अब बच्चों बताओ, ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होगा पहले बताओ। ये वॉल्फ, क्या ये वॉल्फ किश्नर रिएक्शन है? ठीक है, चलो वॉल्फ किश्नर है। अब बच्चों बताओ, अगर ये वॉल्फ किश्नर है तो अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, देखो हमें एक तो ये मिल गया, ठीक है। अब बच्चों बताओ, ये जो Cl है, ये दिख रहा है Cl आपको, है ना। Cl आपको याद है क्या? ये क्या होगा बच्चों? आपने यहां पर एक जोड़ रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, जोड़ रखा है, तो ये क्या दिखा देगा बच्चों बताओ? ये दिखा देगा ArSN2, दिखा देना। ये ArSN2 दिखाएगा बच्चों, याद करो ArSN2 पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, बोलो। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये हेलोजन ग्रुप यहां से हट जाता है, हट गया। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ये जो अगली रिएक्शन है इसमें क्या होगा बेटा, देखो सुनो। इस रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये आपका कीटोन ग्रुप है, ये तो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर तो ये दो हाइड्रोजन आ गई, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। ये अभी हमने पढ़ी नहीं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एलिमिनेशन। बेस की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा एलिमिनेशन, ठीक है ना। अब वो होगा कैसे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। ये अभी एलिमिनेशन पढ़ी नहीं, तो एलिमिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे आइए बच्चों, यहाँ पर देखो बेटा सुनो, इस रिएक्शन में भी क्या होगा, इस रिएक्शन में देखो बेटा, एक मिनट, इस रिएक्शन में हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, ये एल्केन तो बनी गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेस OH माइनस है ना, ठीक है ना, वो क्या करता है बच्चों, वो यहां से एक H को हटाएगा, ठीक है ना। वो क्या करता है बच्चों, देखो सुनो, यहां से ये हटेगा और आपका क्या बेटा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? ये अपन बेटा एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, ये अपन एलिमिनेशन में रिएक्शंस पढ़ेंगे ये, ठीक है। यहां से ये इधर शिफ्ट होगा तो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन अपनी जल्दी आ जाएगी, अपन जल्दी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तब मैं वापस ये एग्जांपल आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हुई, यहाँ हुआ एलिमिनेशन और यहाँ पर भी हुआ एलिमिनेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। ये बच्चों एलिमिनेशन पढ़ाई नहीं है मैंने, एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको वापस, उस टाइम में ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब आ गया हो, देखो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट है भैया रिडक्शन बाय यूजिंग कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, ठीक है ना। बोरोन के कंपाउंड्स का रिडक्शन यूज लेंगे अपन, रिडक्शन बाय यूजिंग कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो बोरोन का एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, अगर आप जानते हो तो, है ना, डाइबोरेन बच्चों, जानते हो क्या? डाइबोरेन, B2H6, है ना।
नाम सुना होगा ना डाइबोरेन। अब देखो डाइबोरेन बच्चों क्या होता है, किन का रिडक्शन नहीं कर पाता। देखो बच्चों डाइबोरेन आपका एसिड क्लोराइड का, एल्किल हैलाइड का, एस्टर का और नाइट्रो कंपाउंड्स का रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये याद करनी चाहिए मेरे हिसाब से किस किस का। देखो बच्चों एसिड क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड मतलब दोनों ही हैलाइड है, फिर एस्टर और नाइट्रो ग्रुप को, ठीक है ना, इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सबको कर देता है ना, बोलो बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सबको कर देता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ, इसका मतलब ज्यादा सिलेक्टिव कौन हुआ, ज्यादा सिलेक्टिव डाइबोरेन हुआ या एलएच हुआ, बताओ। डाइबोरेन हुआ ना, डाइबोरेन ज्यादा सिलेक्टिव हुआ बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, डाइबोरेन जो है ना, इनके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस कर सकता है ना। अब देखो बेटा डाइबोरेन is mainly used for carboxylic acid to convert into alcohol। अब देखो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ठीक है, और मैंने लिख रखा है BH3THF। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, एल्कोहल के अंदर, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल के अंदर। अब देखो बेटा अगला जो कंपाउंड है ना, इसमें बताओ बेटा क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस का रिडक्शन करेगा बच्चों, बताओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का करेगा क्या, NO2 और COH का, बताओ कर देगा ना। तो देखो बेटा सुनो, अगर वो दोनों का रिडक्शन कर देगा तो NO2 से तो बना NH2 और COH से बना CH2OH। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया, अरे बच्चों ये समझ में आ गया। अब आ जाओ BH3THF, ये सिर्फ किसका करेगा, BH3THF सिर्फ और सिर्फ COH का। तो देखो बेटा सुनो, ये तो समझ में आया बच्चों, बोलो। अब आओ बेटा देखो, अब इसकी मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। इसकी मैकेनिज्म देखो क्या है, थोड़ा सा समझ लो। देखो बच्चों BH3 जो है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, क्या BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोलो बच्चों, क्या BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है। तो ये क्या करता है, ये इसके पास जाकर इससे जुड़ेगा, जुड़ा, और जैसे ही वो इसके पास गया, देखो इस पे प्लस और इस पे माइनस आ गया क्या, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस और इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे माइनस आ गया। अब देखो ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा ना बच्चों, बताओ। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे इसने खींचा, देखो बेटा खींचते ही क्या हो गया, ये प्लस इधर शिफ्ट हो गया बेटा, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास OH। अब मुझे बताओ बच्चों ये BH2 नेगेटिव है, क्या बोरोन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या, क्या बोरोन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नहीं होता ना। तो यहां से क्या करेगा बच्चों, ये H निकलकर इसके पास पहुंचेगा, पहुंच गया। जैसे ही वो इसके पास पहुंच गया, देखो बेटा क्या हो गया, RC, ये H, ये OH, ये हो गया OBH2, हो गया बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस करो, और ये देखो बेटा ये मिल गया। यहाँ से देखो बेटा क्या हुआ, ये हो गया RCH, एक कार्बन पर आपको दो OH दिख रहे हैं, एक कार्बन पर दो OH, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और हमें क्या मिल गया बच्चों, बताओ, एल्डिहाइड मिल गया क्या, मिल गया बच्चों, बताओ, एल्डिहाइड मिल गया। अब बताओ इस एल्डिहाइड का फिर आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता,
एल्डिहाइड का फिर आगे रिडक्शन हो सकता है बच्चों, बोलो एल्डिहाइड का एक बार फिर, ठीक है ना। ठीक है, एक बार फिर उसका रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अरे बोलो समझ में आ गया क्या? ये देखो बेटा सुनो, आप निकालो पेज नंबर 383 पर, पेज नंबर 383 पर आ जाओ। आ गई? ये देखो बेटा सुनो, दिख रहा है? ये रिडक्शन लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरोन। ये दिख रहा है क्या बच्चों? ये देखो, ये यहाँ पर एनसीईआरटी किसको मेंशन कर रही है? इसको मेंशन करिए एनसीईआरटी, डाइबोरेन को। अब देखो, डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल एस्टर, नाइट्रो, हेलो एटसेट्रा, है ना? समझ में आया बच्चों? ये इसको रिड्यूस नहीं कर, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनको कर देता है ना, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देता है। अच्छा, आपको पता होगा बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो नहीं करता ना? सोडियम बोरोहाइड्राइड किन किन को करता है बच्चों बताओ? सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को करता है? एल्डिहाइड को, कीटोन को और दो हैलाइड को, एसिड क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड करता है ना बच्चों? याद आ गया? एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो लेते हैं बच्चों, यूज ऑफ डाइबेल एच। ये डाइबेल एच क्या है, इसको सुनना थोड़ा बेटा। ये बच्चों डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सुनो बच्चों ढंग से, क्या है ये, इसकी थोड़ी सी पिक्चर समझाता हूँ। देखो बेटा, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, बताओ? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है। अब क्या कह रहा है बच्चों, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कितने आइसोब्यूटिल ग्रुप है बच्चों इसके साथ? इसके साथ देखो बेटा 2 आइसोब्यूटिल ग्रुप है बच्चों, दिख रहा है? ये देखो मैंने, ये इसके साथ 2 आइसोब्यूटिल ग्रुप जोड़ दी, जोड़ दिया बच्चों, डाई आइसोब्यूटिल ग्रुप। ये देखो, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसोब्यूटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल। कितने आइसोब्यूटिल दिख रहे हैं बच्चों? 2 दिख रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट, अब एक वैलेंसी बची है, उसकी जगह मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, जोड़ दिया, जोड़ दिया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो मेटल है, ठीक है, मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो मेटल तो होगा पॉजिटिव वाला और ये H होगा माइनस वाला। ये समझ में आ गया? तो पहले बच्चों डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इसका यूज अपन किस किस में कर सकते हैं? अपन यूज कर सकते हैं बच्चों साइनाइड के लिए, एस्टर के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और एसिड क्लोराइड के लिए, ठीक है। इनके साथ जब भी आपकी रिएक्शन होगी बच्चों, हमेशा और हमेशा आपको मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अब देखो बेटा, इसको याद कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना अच्छे से। बेटा इसके नाम में ये एल है क्या? इसके नाम में ये एल है बच्चों। और एलियड का नाम भी किससे स्टार्ट होता है? इससे स्टार्ट होता है। तो याद रह जाएगा कि डाइबेल एच, डाइबेल एच क्या बनाता है? डाइबेल एच क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। याद रहेगा? अच्छा, एक चीज और सुनो, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपको याद होगा एच होता है? होता है ना बच्चों, एल्डिहाइड में एच होता है, होता है। तो याद रहेगा बच्चों कि डाइबेल क्या करेगा? डाइबेल, है ना, लास्ट वाला एल याद रखो, एल से क्या बना दोगे याद रखने के लिए? एल्डिहाइड। अब देखो बेटा सुनो, तो चाहे साइनाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एसिड क्लोराइड। अब देखो मैं इसकी रिएक्शन समझा देता हूं कैसे हुई, सुनो बच्चों। देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
आप मुझे बताओ बच्चों, मेटल होगा पॉजिटिव वाला और हाइड्रोजन होगा नेगेटिव वाला। ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया और ये यहाँ पे जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद हमें ये मिल गया, देखो बेटा मिल गया। अब बच्चों बताओ, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो हम उनका करते हैं हाइड्रोलिसिस। कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे बच्चों, फटाफट बताओ। 2 वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की साइड रखते हैं, नाइट्रोजन की साइड, है ना। तो देखो बेटा, इस तरह से मैंने इसको तोड़ दिया। तोड़ने पर बच्चों बताओ कि इस CH पर कितने OH ग्रुप डेवलप हो गए? 2। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या मिल गया बच्चों? मिल गया क्या? ये बच्चों समझ में आ गया? सबको इजीली समझ में आ गया? आ गया बच्चों, ओके। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मेरे पास ये है CH3COCl, ठीक है, और ये यहां पर है डाइबेल H, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड देखो बेटा H+H। अच्छा, इसमें एक खास बात और सुनो, डाइबेल H की रिएक्शन में ना टेम्परेचर बहुत ही लो होता है बेटा। ये रिएक्शन होती है -70 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें आपको बहुत ही लो टेम्परेचर मिलेगा आपको, ये बड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में आपको ये मिलेगी। अब बच्चों बताओ, डाइबेल से क्या बनाते हैं? डाइबेल क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाएगा बच्चों। ये एल्डिहाइड बना दो यहां से, यानी यहां से ये Cl हटा दो और इस Cl की जगह क्या जोड़ दो? इस Cl की जगह क्या जोड़ दो? H जोड़ दो। अच्छा, अब बताओ इसका क्या करोगे? अगले में भी इसको हटाओ और यहां से क्या कर दो? इसका एल्डिहाइड बना दिया। अब आगे आओ बच्चों, मुझे बताओ, क्या डाइबेल H आपका एल्कीन को कर पाएगा? एल्कीन को कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। किसको करेगा? साइनाइड को करेगा बच्चों। इस साइनाइड को करेगा और साइनाइड को करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों? बताओ। साइनाइड को एल्डिहाइड में, तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चों COH, हो गया। चलिए अगला देखो बेटा सुनो, यहां से फिर ये हटेगा और आपको ये मिल जाएगा बच्चों CO, मिल गया। डाइबेल H याद रह जाएगा बच्चों? बोलो बच्चों, डाइबेल H याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, ये देखो बेटा सुनो, आप आ जाओ पेज नंबर 362 पर। नंबर 362 निकाल लो बच्चों, निकाल लिया? 362 पे देखो बेटा, ये एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ो। ऑल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड by diisobutyl aluminium hydride, that is dibyl H। दिया हुआ बेटा, ये दिया हुआ है। तो इमीन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इमीन और इमीन्स का हम हाइड्रोलिसिस करके हम एल्डिहाइड बना रहे हैं बच्चों। बोलो, देखो बेटा, ये साइनाइड था, ये एल्डिहाइड बना दिया। ये साइनाइड है, एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। ये एल्कोहल है, ये देखो एल्डिहाइड बना दिया, है बच्चों? अरे बच्चों है। तो डाइबेल याद हुआ सबको? डाइबेल याद हो गया सबको? अच्छा, बताओ भैया, मेंडियस रिएक्शन में क्या रिएजेंट काम आते थे? इथेनॉल प्लस सोडियम। ओके, ओके बच्चों, ओके। अच्छा, साइनाइड की कौन कौन सी 2 रिएक्शन थी? साइनाइड की 2 कौन कौन सी रिएक्शन थी, याद है? मेंडियस और स्टीफन। हमने क्या याद की थी? BSc या MSc? MSc किया था, है ना, मास्टर इन साइंस। ठीक है बच्चों, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों।
अब आओ देखो बेटा सुनो, हमें रिडक्शन करना है एल्किल हैलाइड का, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन बहुत इजी है बच्चों। क्या करोगे, यहां से आप देखो बेटा, इस हेलोजन को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, उसकी जगह H लगा दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया एल्केन के अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसको समझना बहुत ही सिंपल है ना। मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। क्या है देखो बेटा सुनो, ये CH3CH2Cl है, ठीक है बच्चों। इसमें मेरे पास ये जिंक है, तो जिंक आपको क्या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है क्या, जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है क्या बच्चों, ये खींचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बोलो बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर सकते हैं बच्चों। अटैक करते ही ये कार्बेनाइन बन गया बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो कार्बेनाइन बनाना, वो क्या करता है, वो जो हमारे पास एसिड है ना, उससे क्या करेगा, उससे वो हाइड्रोजन ले लेगा और लेके क्या कर देगा बच्चों, वो इस तरह से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जिंक एसिटिक एसिड और HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ बच्चों। जिंक एसिटिक एसिड करेगा, ओके। अच्छा जिंक NaOH के साथ करेगा क्या, जिंक NaOH के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, क्यों करेगा बच्चों बताओ। जिंक NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्यों बनाएगा, कौन समझाएगा, बोलो बच्चों। जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, वेरी गुड। देखो बच्चों, जिंक जो है वो क्या है, वो है बच्चों एक एम्फोटेरिक मेटल है बेटा, जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, सोडियम प्लस इथेनॉल, ये तो बहुत ही सिंपल है, एक्टिव हाइड्रोजन की जगह मेटल आ जाएगा और वो H निकाल देगा करेगा बच्चों। अच्छा अब बताओ, Fe प्लस HCl, याद है क्या, Fe प्लस HCl आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों और ये नेसेंट हाइड्रोजन बना देते हैं, ठीक है। अब बताओ Sn प्लस HCl, ये भी बनाते हैं बच्चों, SnCl4 और 2H। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो ना, इन सारे रिएजेंट में एक खास पिक्चर समझ में आ रही है क्या, इनमें सब में खास पिक्चर ये समझ में आ रही है कि ये सारे के सारे क्या जनरेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चों क्या जनरेट कर रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं। बच्चों क्लियर हुआ सबको, सबको समझ में आ गया, पक्का सबको ना। चलो बच्चों अब आओ बेटा, अपन बात करते हैं मेटल कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है ना, मेटल रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। अब इसका मतलब समझो, देखो बच्चों सुनो, आप लोगों ने बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में एक पढ़ा था क्या, निकल प्लेटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करते हैं क्या, निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि निकल प्लेटिनम पैलेडियम जो है वो हाइड्रोजन का सोर्स हो गए, क्या वो हाइड्रोजन का सोर्स है। तो अब मुझे बताओ कि मैं उनका यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट कर सकता हूं, क्या मैं उनका यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो नाम क्या लिखा है बच्चों, मेटल कैटालिटिक रिडक्शन या मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब मेटल का यूज करते हुए किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन अगर जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। समझ में आ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, addition of hydrogen is known as catalytic hydrogenation. Is it clear to all of you? बोलो बच्चों। अब देखो इस लाइन को मैं समझाता हूं थोड़ा सा, सुनो। जैसे देखो बेटा, मेरे पास ये CH2 ये है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया बच्चों, देखिए यहां मान लीजिए मैंने निकल ले लिया या प्लेटिनम ले लिया या पैलेडियम ले लिया। होगा क्या कि यहां से सबसे पहले ये रिएक्शन होती है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये बन गया बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों कि क्या हुआ, दिख रहा है, इसमें एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए कि नहीं बन गए, अरे बोलो बच्चों, बन गए बन गए।
पक्का। अब देखो बेटा सुनो, अब इसकी पहले मैकेनिज्म समझाता हूं, फोकस करना है क्या है। देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा? बोलो बच्चों, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो मुझे क्या मिल गई? H फ्री रेडिकल मिल गई। मुझे बताओ, बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? बताओ, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दी बच्चों, यहाँ एनर्जी देनी पड़ी इतनी, 144 किलो कैलोरी पर मोल दे दी। अब आओ बच्चों नेक्स्ट, मेरे पास है बच्चों ये नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां से मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, बोलो बच्चों, तो मैं अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़कर ये रेडिकल बना रहा हूं बच्चों, तो मुझे बताओ बच्चों, पाई बॉन्ड को तोड़ने में भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? बोलो, पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ एनर्जी देनी पड़ी मुझे 40 किलो कैलोरी पर मोल। अभी तक हमने एनर्जी दी। अब देखो बेटा, अब होगा क्या, ये बना हुआ है हमारे पास CH2 CH2, ठीक है। ये 2H फिर रेडिकल है, होगा क्या बेटा, यहाँ एक इस पर अटैक कर जाएगा, एक इस पर अटैक कर गया। अब बच्चों बताओ, अभी तक हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, अब हमने एक नया बॉन्ड बनाया है ना, अभी तक हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, है ना। अब क्या होगा, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस बार एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या गेन करेंगे? रिलीज होगी। अब देखो बेटा सुनो, इस बार एनर्जी रिलीज हुई -174 किलो कैलोरी पर मोल हुई। तो बच्चों एक बात बताओ, ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई या हमें देनी पड़ी? देखो बच्चों, ये तो गिवन है, गिवन कितनी है बच्चों, 144 किलो कैलोरी पर मोल है बच्चों, ये तो गिवन है, ठीक है। और ये रिलीज्ड हीट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, ओवरऑल रिलीज हीट कितनी हुई? देखो बेटा सुनो, माइनस आपकी कितनी हो गई, 30 किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों समझ में आया? इसका मतलब हाइड्रोजनेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? इसका मतलब हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस है? बोलो बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बच्चों समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो देखो बेटा, ये लिखा हुआ है कि इट इज एन एग्जांपल, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन है बच्चों एक्सोथर्मिक। बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? समझ में आ गई? ओवरऑल हीट रिलीज हो रही है। अब देखो बेटा सुनो, ये सिन एडिशन होता है। अब ये सिन एडिशन कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं। देखो बेटा सुनो, आप लोगों को एक बात बताओगी बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास ये मेटल की सरफेस है, ध्यान से सुनना, ये बच्चों मेटल की सरफेस है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वो इस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस पर घूम रहे हैं, ठीक है। अब घूमते घूमते क्या होगा बच्चों, इनका इनके ऊपर हो जाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इनका इनके ऊपर हो गया केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है बेटा। ये मान लीजिए इनकी सरफेस पर इस तरह से एड्सॉर्ब हो गए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा सुनो, होगा क्या, धीरे धीरे देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा कि जैसे देखो, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन एटम है, इधर ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इस तरह की पिक्चर समझ में आ रही है बात? ये इस तरह से क्या हो रखा है, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रखे हैं, समझ में आया? अरे नाम सुना है बच्चों, केमिकल एड्सॉर्प्शन? अरे केमिकल एड्सॉर्प्शन नाम सुना है सरफेस केमिस्ट्री में? अब देखो बेटा सुनो क्या हुआ, अब हमारे पास ये एल्कीन आई बच्चों, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आया, आया बेटा। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों कि ये हाइड्रोजन इस साइड से और ये हाइड्रोजन इस साइड से, दोनों हाइड्रोजन की जो एंट्री हो रही है वो एक ही साइड से हो रही है क्या? तो ये मेटल की सरफेस है और उसके ऊपर आके बैठा, समझ आ रहा है? आप अपनी हथेली को मेटल की सरफेस मान लो, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल किसके ऊपर लाके बैठो, तो बताओ हथेली से जो हाइड्रोजन निकल के आ रही है वो एक ही साइड से आ रही है ना? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या?
आगे बात समझ में? तो ये एडिशन कैसा हुआ? ये एडिशन कैसा हुआ बच्चों? सिन एडिशन हुआ ना? हुआ बच्चों? तो यहां देखो क्या होगा, ये एक ही साइड से आया और एक ही साइड से जब ये आया तो हमें इस तरह से ये हो गया बेटा। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? समझ में आया क्या? ये कौन सा एडिशन हुआ? ये हुआ सिन एडिशन। क्या सबको समझ में आया? मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन सारी की सारी एड्सॉर्ब हो रखी है, ठीक है। ऊपर मॉलिक्यूल आके बैठा, उसको एक ही साइड से क्या होगी, हाइड्रोजन मिल रही है। तो ये कैसा एडिशन हो गया? ये सिन एडिशन हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे क्या करना है कि मुझे बच्चों इस कार्बन पर हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो जितना ये कार्बन मेरे लिए ओपन होगा, हाइड्रोजन को जोड़ना इजी होगा ना? बताओ, जितना ये कार्बन खुला हुआ होगा और जितना ये कार्बन ढक जाएगा, उसका अटैचमेंट मुश्किल हो जाएगा ना? सोचो, देखो बेटा, मेरे पास सपोज एक तो ये एल्कीन है, ठीक है, एक तो ये एल्कीन है बेटा, ठीक है, और एक ये एल्कीन है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये इस तरह से हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल है, तो मुझे अटैच करना है इसके ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ किस में हाइड्रोजन का अटैचमेंट इजी होगा? कहाँ हाइड्रोजन इजीली अटैच होगा, फर्स्ट या सेकंड में से? देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ देखो बेटा सुनो, यहाँ ये CH3 बड़े ग्रुप है ना, तो ये कुछ हद तक इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ढकने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे ना, जबकि हाइड्रोजन तो छोटा सा है, ये तो नहीं करेगा ना। तो बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उस पर हाइड्रोजन को अटैच करना इजी होगा ना? होगा बच्चों? अरे समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्टिविटी है, वो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, कम हो जाएगी ना? बोलो बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब एक चीज बताओ बच्चों, सुनो, तो हम क्या कह रहे हैं कि स्टेरिक, मैं कह सकता हूं बच्चों, है ना, यानी रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्टिविटी है, वो बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई क्या? अरे समझ में आया? आ गया बच्चों? अब एक बात हो बेटा, इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 12 अल्फा एच है और इसके अंदर 0 अल्फा एच है ना? तो बच्चों एक बात हो, जिसमें 12 अल्फा एच है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना? अरे बोलो बच्चों, जिसमें 12 अल्फा एच है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, पढ़ा था। तो जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी है, उसकी हाइड्रोजनेशन के लिए रिएक्टिविटी क्या हो गई? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी हाइड्रोजनेशन के लिए, रिएक्टिविटी कम होगी ना? अरे बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी कम हो गई। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? समझ में आया? अच्छा एक बात आपने देखा, अगर यही मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करता, अगर मैं यही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करता, तो बच्चों बताओ इन दोनों एल्कीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता? बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है ना? अरे बनता है बच्चों। तो कार्बोकेटाइन के केस में कौन होता है स्टेबल, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? फर्स्ट होती है बच्चों। पता लगा क्या? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक आपकी एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट है क्या? अरे बोलो बच्चों, अपोजिट क्या? समझ में आई बात? रिएक्टिविटी आपकी हाइड्रोजनेशन और मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? है बच्चों? बोलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो देखो बेटा, क्या बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी order will be opposite for hydrogenation and electrophilic addition reaction। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अरे बच्चों, यहां तक कितनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों एक बात बताओ, अब
ये जो रिएक्शन है वो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है या हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है? बताओ, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? बच्चों ये हेट्रोजीनियस होगा। कैसे होगा? मेटल तो सॉलिड स्टेट में होता है ना, अरे जो कैटलिस्ट है वो तो सॉलिड स्टेट में है, और हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में? गैसियस फेज। और एल्कीन या एल्काइन वो भी कौन सी फेज में? एल्कीन और एल्काइन वो भी गैसियस फेज में है। याद है क्या, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट में डिफरेंस हो तो वो क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या पढ़ा आप लोगों ने ऐसा बच्चों? अरे बच्चों पढ़ा क्या? तो अब मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? पहला पॉइंट था, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक समझ में आया? एक्सोथर्मिक समझ में आया? अच्छा, ये सिन एडिशन है, ये भी समझ में आया? सिन एडिशन पक्का? ओके। अच्छा, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, समझ में आया? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस समझ में आया। ओके। अब देखो बेटा सुनो, इसमें रिएजेंट क्या क्या काम आते हैं। तो रिएजेंट के तौर पे देखो बेटा, आप निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, रेने निकल। रेने निकल जो होता है ना वो मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का निकल होता है, ठीक है ना। नॉर्मली निकल रिएक्ट करता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन रेने निकल क्या करता है? रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, रेने निकल में जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? नॉर्मली निकल रिएक्ट करता है 300 डिग्री सेल्सियस पे। रेने निकल उसकी अच्छी क्वालिटी है। होता है ना बच्चों, आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो तो आपको अलग अलग क्वालिटी की मिल जाती है ना। एप्पल आपको हो सकता है कि 80 रुपीज के जी की मिल जाए, और 200 रुपीज के जी, 300 रुपीज के जी की भी मिल जाती है ना। अरे वैरायटी अलग अलग होती है बच्चों, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, पीटीओ2 को बच्चों अपन एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। पीटीओ2 को क्या बोलते हैं? एडम्स कैटलिस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि प्लेटिनम की सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और एक रोडियम, ठीक है। अच्छा, जब आप निकल से इसको रिड्यूस करते हो तो इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों सेबेटियर सेंडरेंस। तो क्या बोलते हैं? सेबेटियर सेंडरेंस बोलते हैं बच्चों। अरे बोलते हैं, ठीक है, 11th में आया वही नाम। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म होती है बच्चों फ्री रेडिकल की। जो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल, क्यों? क्योंकि देखो रिएक्शन आप क्या करवा रहे हो, रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर पर होती है, हमें हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो एक बार तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। और हाई टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन होती है? हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल होता है बच्चों। तो क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए बच्चों? सारे पॉइंट समझ में आ गए? अब बताओ, एल्कीन और एल्काइन दोनों की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और अपन अगर बात करें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अपोजिट आती है ना। अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और हाइड्रोजनेशन के लिए अलग अलग आती है। मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्कीन या एल्काइन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइन होगी। देखो ऐसा इसलिए होगा बच्चों, हाइड्रोजनेशन एक क्या होता है, एक बैलन की तरह होगा ना, सीधा लीनियर मॉलिक्यूल होगा ना बच्चों, एकदम लीनियर मॉलिक्यूल होगा। तो उसको मेटल की सरफेस पर बैठने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। बोलो बच्चों, यहाँ देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन बहुत ही इजीली अटैच हो सकती है ना। बोलो बच्चों, अरे इजीली अटैच हो सकती है, हो सकती है। अब देखो बेटा सुनो, हमें यहाँ पर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है फॉर हाइड्रोजनेशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है फॉर हाइड्रोजनेशन, है ना। ये बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजनेशन। तो बच्चों बताओ, इतनी एल इतनी एल्कीन दे रखी है, उसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव एल्कीन बताओ। बोलो बच्चों, फर्स्ट ना, ये ऐसे आ जाएगा क्या ऑर्डर? ये ऑर्डर ऐसा आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों। अच्छा, मैंने ये जो लास्ट में दे रखा है 3 लाइन, ये समझ रहे हो क्या? ये 3 लाइन किसकी बता रही है? ये 3 लाइन किसको बता रहा है?
एल्काइन को बताना है। एल्काइन आपको पता है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, पक्का। अब बताओ सिस और ट्रांस में से ज्यादा कौन होगा रिएक्टिव? देखो बेटा ट्रांस में तो अगर आप ध्यान दो तो अगर आप हाइड्रोजन को जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये ग्रुप क्या करेगा? हिंड्रेंस देने की कोशिश करेगा ना। बोलो बच्चों, हाइड्रोजन से जोड़ोगे। लेकिन सिस के केस में क्या कोई आपको हिंड्रेंस मिल रही है क्या? सिस के केस में नहीं मिल रही। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां इजीली अटैक करेगा बच्चों? बताओ हाइड्रोजन का इजीली अटैक कहां होगा? जहां हिंड्रेंस कम हो या जहां हिंड्रेंस ज्यादा हो? लेस हिंड्रेंस, पक्का समझ में आ गया? चलो बच्चों अब अपन कुछ एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। बच्चों एक एग्जांपल दे रखा है आपको। पहला केस कह रहा है कि हाइड्रोजन एक्सिस में है, पहले केस में कह रहा है हाइड्रोजन एक्सिस में बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्सिस में है तो दोनों डबल बॉन्ड का हो जाएगा रिडक्शन। बोलो बच्चों, दोनों डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो गया, हो गया। लेकिन अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन लूं तो अब बताओ किसका होगा? राइट, बताओ। ये समझ में आ गया बच्चों? देखो कहां हिंड्रेंस कम है वहां चेक करो आप, हिंड्रेंस आपको दिख रहा होगा राइट वाले डबल बॉन्ड, है ना बच्चों? तो देखो बेटा ये हो गया आपका, ठीक है। यानी यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन अटैच हुई, समझ में आया? अब आओ बच्चों, नेक्स्ट है हाइड्रोजन एक्सिस में। तो हाइड्रोजन जब एक्सिस में है तब तो आपको दोनों का करना पड़ेगा, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, हो गया। लेकिन बच्चों बताओ 1 मोल हाइड्रोजन है तो कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? बोलो, अपर पार्ट वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो बेटा कंडीशन में सिर्फ इसका हुआ और इसका नहीं हुआ, समझ में आ गया ना? बोलो बच्चों, अब यहाँ आओ। मुझे बच्चों ये आपकी साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। देखो बच्चों समझ में आ गया क्या? ये देखो यहाँ क्या होगा, लेस हिंड्रेंस, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर जाएगा लेस हिंड्रेंस, हो गया। चलो बच्चों अब आओ, अब मुझे बताओ बच्चों, ये साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन में हमें D2 को करवाना है, ठीक है। तो D2 की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मैं इसको ऐसा बनाना चाहूंगा क्या? बच्चों बताओ, बोलो, क्या मैं इसको ऐसा बनाना चाहूंगा? बोलो पक्का, या मैं इसको ऐसा बनाना चाहूंगा क्या? बोलो भाई, ऐसा क्यों किया? आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? सिन एडिशन होता है बच्चों, सिन एडिशन, पक्का। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कार्बन है वो कायरल कार्बन है बच्चों? क्योंकि देखो इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ग्रुप अलग अलग हो गए बच्चों। बोलो, ग्रुप अलग अलग हो गए, हो गए। अच्छा बताओ, क्या दोनों कायरल कार्बन है? चलो इतनी बात तो दिमाग में बैठ गई। अब बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या है? क्या मैं इनको मीजो कंपाउंड बोल सकता हूं? क्या मैं इसको मीजो कंपाउंड बोल सकता हूं बच्चों? ये मीजो कंपाउंड है बच्चों। कैसा कंपाउंड है? ये मीजो कंपाउंड है बच्चों। अब बताओ बच्चों, क्या साइक्लोप्रोपेन की रिंग हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगी क्या? क्या साइक्लोप्रोपेन की रिंग हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगी? क्यों कर जाएगी बच्चों बताओ, क्यों कर जाएगी? इसमें क्या है? इसमें दुनिया भर की एंगल स्ट्रेन है, इसमें क्या है? एंगल स्ट्रेन है ना बच्चों? बोलो, इसमें क्या है? देखो एंगल आ रहा है सिर्फ 60 और आना चाहिए 109 डिग्री टू 8 मिनट, एंगल स्ट्रेन है ना। तो देखो बेटा ये इस तरह से आपकी खुल जाएगी, है ना। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन इज रिएक्टिव
ड्यू टू लार्ज एंगल स्ट्रेन। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? अब आओ बेटा, अब देखो इसमें अपने को करना है ये, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं CH2D? बताओ बच्चों, ये कार्बन बना कायरल, कायरल कार्बन है बच्चों। अब मैं इनको ऊपर से भी जोड़ सकता था, नीचे से भी जोड़ सकता था, जोड़ सकता था ना? अरे इसको ऊपर या नीचे दोनों साइड से जोड़ सकता था ना? तो बताओ, मैं कह सकता हूं कि D और L दोनों बनेंगे। अरे ऊपर से भी जोड़ सकता हूं, नीचे से भी जोड़ सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं बच्चों, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ D और L दोनों बनेंगे, या मैं बोल सकता हूँ रेसिमिक मिक्सचर बना बच्चों। आ गया? अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अगला मेरे पास ये सिस एल्कीन है बच्चों। सिस एल्कीन में D2 का एडिशन करना है, तो सिस को हमने क्या मान रखा था, याद है क्या? सिस को हमने प्लस लिया था, ठीक है, और यहाँ इसका एडिशन होता है सिन, सिन को भी हमने प्लस लिया था, दोनों ही प्लस प्लस है, क्या बनाओगे? दोनों ही प्लस प्लस है, मीजो कंपाउंड बनाओगे क्या? अरे मीजो कंपाउंड बनाओगे बच्चों? तो देखो कैसे बनाओगे मीजो कंपाउंड, मैं इस तरह से बना सकता हूँ क्या बच्चों? देखो डी डी एच एच, क्या मैंने सही बनाया बच्चों? बोलो। अच्छा, अब आओ बेटा, अगले में क्या बनेगा? अगले में बच्चों बताओ क्या बनेगा? देखो बहुत ही सिंपल है, यहां पर ये ट्रांस है बच्चों, ठीक है, ट्रांस माइनस ये सिन, ये प्लस, तो अब बताओ प्लस माइनस, याद आ गया? प्लस माइनस, तो देखो बेटा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। देखो बेटा CH3 HD है ना, और ये हो गया H, एक मिनट, एक तो ये बन गया, और एक अपन ये बना सकते हैं बेटा, यानी क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पे बन गया रेसिमिक मिक्सचर, बन गया। अब आओ बच्चों, अब हमें इसकी बात करनी है, ठीक है ना? इसमें देखो बेटा क्या होगा, ये मिथाइल मिथाइल दिख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ D2 का अटैक दोनों साइड से हो सकता है ना? देखो जैसे मैंने ऐसा कर दिया बेटा, देखो सुनो, ये जो ग्रुप है ना, इसको ऐसे समझो कंसेप्ट, जो एक साइड है ना उसको वर्टिकल लाइन पे ले लो आप, जो ग्रुप एक साइड है, मैंने मिथाइल मिथाइल को ले लिया है ना, कोशिश क्या करो कि सेम ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे ले लो। अब देखो बेटा सुनो, ये H और ये ET है, तो ये D और D ऐसे जोड़ सकता हूँ क्या? अरे ऐसे क्यों जोड़ा, समझ में आया? अरे ऐसा क्यों जोड़ा, क्यों जोड़ा बच्चों बताओ? ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है? सिन एडिशन के। अच्छा मैं इसमें ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐसा भी तो कर सकता था क्या, डी डी एच और ET, बोलो बच्चों, कर सकता हूं? अरे दोनों साइड से पॉसिबल है ना? अब मुझे बताओ, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ना? अरे इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों। अब देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, चेक करो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो एक इसमें से D होगा तो दूसरा क्या होगा, L होगा ना? तो बच्चों यहाँ पे क्या बना बताओ, रेसिमिक मिक्सचर बन गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? देखो इन क्वेश्चनों को करने में आपको वैसे जोर आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपके सामने तो ऑप्शन होगा मीजो कंपाउंड या क्या, है ना? क्या किया करो कि जो ग्रुप एक साइड है, यानी जो सिस कंडीशन में है ना, उनको आप वर्टिकल लाइन पे ले लो। अब जैसे देखो बेटा सुनो, अगला एग्जाम्पल है, अगले में ये चारों ही ग्रुप अलग ले लिए मैंने तो, है ना, मैंने तो अगले में चारों ग्रुप अलग ले लिए, तो मैं ऐसा करूं बच्चों, मैं इनको सिस मान लेता हूं एक बार, R1 R3 को, R1 R3 को मैंने सिस मान लिया। सिस को हम हमेशा कौन सी कंडीशन में रखेंगे, इसको हम हमेशा कौन सी कंडीशन में रखेंगे बच्चों? वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, रखेंगे, तो वर्टिकल लाइन पे आप इसको मेंटेन कर दो, तो R1 R3, ठीक है। तो अब देखो बेटा H को ऐसे जोड़ एक मिनट, H क्या, सॉरी D है हमारे पास,
तो क्या मैं डी को ऐसे जोड़ सकता हूं? क्या मैं डी को ऐसे भी जोड़ सकता हूं? क्या मैं डी को ऐसे भी जोड़ सकता हूं? अब देखो कौन सा ग्रुप बच गया? R2 R4, तो ये R2 R4, ठीक है, ये R2 R4। बताओ बच्चों, क्या इसमें भी मैं कह सकता हूं कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बच्चों मिरर इमेज है क्या? तो ये रेसिमिक मिक्सचर बन गया है क्या? बोलो। ठीक है भैया। अब आओ बच्चों आगे वाले में, बताओ इसमें हमें क्या करना है? इसमें बनाना है बच्चों, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें इस तरह से, ये मान लीजिए आपके दोनों डी इस साइड से जुड़ सकते हैं बच्चों, इस साइड से जुड़ सकते हैं क्या? ये एम और ये एच, और इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना? बोलो बच्चों, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये इस तरह से बन जाए डी और डी, और ये एम और ये आपका एच, सभी कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, कर सकते हैं क्या? अब बताओ बच्चों, क्या इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो कंफर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बच्चों। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो इसमें एक डी बनेगा एक एल बनेगा। अरे बोलो बच्चों, एक डी बनेगा एक एल बनेगा, तो क्या बना यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों क्या बना? रेसिमिक मिक्सचर बना। बना कि नहीं बना? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बैठ गई क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास बच्चों ये है ब्यूटाडाइईन, ठीक है ना। इस ब्यूटाडाइईन का हमें हाइड्रोजनेशन करना है 1 मोल हाइड्रोजन से सिर्फ, ठीक है ना। इस ब्यूटाडाइईन का 1 मोल हाइड्रोजन से करना है। तो देखो बेटा होता है क्या है, इस रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट बनता है। कौन सा वाला? ये वाला। अब ये कैसे बना, समझा सकते हैं आप? देखो बेटा सुनो कैसे बना, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा कैसे, सुनो। हमारे पास ये पिक्चर है बेटा, इसी तरह से देखो ये और ये है, ठीक है, और इधर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब इनकी रिएक्शन शुरू होती है ना, तो देखो क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की शुरू करना। देखो बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, यहां से ये बॉन्ड क्या होने लग गया, ये फॉर्म होने लग गया, होने लग गया, ये बॉन्ड होने लगा फॉर्म। तो अगला बॉन्ड क्या होगा बच्चों बताओ? अगला बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ये देखो बेटा, ये ब्रेक होने लग गया, होने लग गया। अगर ये ब्रेक है तो अगला क्या होगा बताओ? फॉर्मिंग। ये फॉर्मिंग होगा बच्चों, होगा। अब बताओ, फॉर्मिंग के अगला क्या होगा? ब्रेकिंग। अब वो पता है अगला पाई बॉन्ड है, अगला देखो बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड क्या होने लग जाएगा? वो ब्रेक होने लग जाएगा, होने लग गया बच्चों। अब बताओ, ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होने लग गया तो अगला क्या होगा? फॉर्मिंग। यहाँ देखो बेटा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होने लग गया। अब बताओ, अगला पाई बॉन्ड क्या होगा फिर? ब्रेकिंग होगा बच्चों, होगा। ये बात समझ में आ गई? आ गई भैया? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ बच्चों, ये दिमाग बैठा? तो देखो, जो पाई बॉन्ड पहले आपके सामने थे वो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गई, वो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गई कि नहीं हो गई? और बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, बीच में एक नया बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? सबको ये पिक्चर समझ में आई? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या? अब बताओ, अगले में अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अब देखो इसमें बॉन्ड जो आपके क्या हो रहे हैं, जो ब्रेक हो रहे हैं उनको तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आपको पता है बच्चों, पिक्चर में ये वाला बन जाएगा, जाएगा। चलिए,
अगला बताओ बेटा, अगले में क्या होगा? इसमें भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल ही था, ध्यान रखना बेटा, ये 1 मोल से ही करना है हमें, ठीक है। अगले में बोलो बच्चों, रिएक्शन होगी होगी कि नहीं होगी? अगले वाले में रिएक्शन होगी या नहीं होगी? दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई। अमीषा जैन क्या होगा? अमीषा जैन, दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है। कटारिया जी बताइए, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? कटारिया जी बताओ। कटारिया जी सुन रहे हैं आप? चित्रक सिंगल बता भाई, चित्रक सिंगल क्या होगा? बोलो बच्चों, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बेटा इसमें रिएक्शन हो जाएगी। देखो क्या होगा, सुनो, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड क्या कर सकता है? अरे रोटेट कर सकता है ना। सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड का फ्री रोटेशन हो सकता है ना? बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं फ्री रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, रोटेट कर गया, और रोटेट करते ही दोनों डबल बॉन्ड एक साइड आ जाएंगे बच्चों। ऐसे रोटेट किया, रोटेट करने के बाद ये दोनों डबल बॉन्ड एक साइड आ गए। आगे क्या मैं कह सकता हूं कि आफ्टर रोटेशन, बोलो बच्चों आगे क्या? अरे समझ में आया, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना बच्चों? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब देखो बेटा, अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना देगा बच्चों। चलो अब बताओ, अगली रिएक्शन में प्रोडक्ट बताओ। हाइड्रोजन एक्सिस में, तो एक्सिस में तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह की रिएक्शन हो गई बच्चों। अब बताओ, अगर एक ही मोल है तो क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है क्या? अरे देखो डबल सिंगल डबल, तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बच्चों बताओ अब? डबल बॉन्ड मिडिल में आ जाएगा क्या? ये देखो बेटा, ये मिडिल में डबल बॉन्ड आ गया, आ गया बेटा, आ गया। अच्छा अब बताओ, क्या यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी? क्या यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी? क्यों हो जाएगी बच्चों बताओ, क्यों हो जाएगी? अरे देखो बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन हो जाएगा, और फ्री रोटेशन होते ही ये रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगी। और होते ही क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया बच्चों, बोलो आई बात समझ में? तो क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इतना समझ में आया आपको? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इतना समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम मोस्ट ऑफ ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है, सिर्फ 4 को छोड़कर। किस किस को? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एस्टर, एमाइड और एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया COOH, फिर ये हो गया एस्टर, फिर ये हो गया एनहाइड्राइड, और ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है ना? तो एमाइड और एनहाइड्राइड, इनको छोड़ के बाकी सबको कर देता। तो मुझे बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा ऐसी डेरिवेटिव है जिसको रिड्यूस कर देगा? बताओ, ऐसा कौन सा ऐसी डेरिवेटिव है जिसको रिड्यूस कर देगा? बताओ। एक इसमें मैंने नहीं लिखा, एसिड हैलाइड को कर देगा। एसिड हैलाइड को क्यों कर देगा बताओ? एसिड हैलाइड आपको पता होगा मोस्ट रिएक्टिव था, उसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होता था। अरे उसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होता था, याद है क्या? याद है बच्चों? उसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हुआ था। अब बताओ इस वाली रिएक्शन में, बताओ बच्चों क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या रिएक्शन हो जाएगी? क्या बन जाएगा बच्चों? एक पाई बॉन्ड टूटा,
एक पाई बॉन्ड टूटते ही हमें ये मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में पहले एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटने पर पहले एल्केन से क्या मिल गया बच्चों बताओ, एल्केन से क्या मिल गया, सॉरी एल्काइन से एल्कीन मिल गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये एक बार रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा बच्चों बताओ, मेरे पास है एल्किल क्लोराइड, हो जाएगा इसका, हो जाएगा। यहां से इसको हटा दो और क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा अब बताओ एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एल्डिहाइड से क्या बनाऊंगा बताओ, एल्कोहल बनेगा बच्चों। कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा अगला कीटोन है, इसका हो जाएगा बच्चों, कीटोन का हो जाएगा क्या, हो जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा देखो बेटा, COOH, ये मिल गया, ये मिला 1 डिग्री और ये मिल गया 2 डिग्री। अब बताओ बच्चों अगला मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ बच्चों क्या करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करूं, रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। अच्छा बताओ एसिड क्लोराइड में क्या करूं, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बताओ बच्चों, एसिड क्लोराइड से तो अल्कोहल बनेगा। अच्छा एस्टर का बताओ, एस्टर का बताओ बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा साइनाइड का बताओ, साइनाइड का बताओ बच्चों, एमीन बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको सबको समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट, पक्का सबको क्लियर है। अच्छा बच्चों अभी क्लास है क्या बायोलॉजी की, अभी आपकी 12th वालों की बायो की क्लास है क्या, कितने बजे होती है, 1 बजे, ठीक है 5-7 मिनट और लूंगा फिर मैं आपकी। अब देखो बेटा सुनो, अगला क्या कहता है, अगला देखो बेटा क्या कहता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर बट इट इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर कोई एरोमेटिक रिंग है ना, तो आपको पता होगा बच्चों एरोमेटिसिटी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना, एरोमेटिसिटी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो उसका नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाओगे ना, तो हाइड्रोजन, तो उसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है। आई बात समझ में, अरे तब इसका हाइड्रोजनेशन क्या होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो बेटा एक बात सुनो, ये बेंजीन है, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करना है मुझे, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों बताओ, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, तो मुझे 3 पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ना है बच्चों। तो ये 3 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए मेरे पास 3 हाइड्रोजन काम आई, 3 हाइड्रोजन जब काम आए तो यहां से देखो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, क्या समझ में आया, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के काम आए बच्चों, 3, जो ये प्रूव करती है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब आओ बच्चों सुनो, अब मुझे बताओ बच्चों फिनोल है अगला, ध्यान से सुनना, फिनोल। तो बच्चों बताओ क्या फिनोल में OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है क्या फिनोल में OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है। तो बच्चों बताओ हाइड्रोजन कहां टेक करेगा, हाइड्रोजन कहां टेक करेगा, रिंग में या OH ग्रुप पर, रिंग पे करेगा ना, रिंग पे करेगा। देखो बेटा, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको पता है क्या बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए रो रहा है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए रो रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन के लिए रो रहा है, तो फिर वो कौन सी जगह जाना पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, वो वहीं जाना पसंद करेगा ना, अरे वो वहीं जाना पसंद करेगा ना। अब मुझे बताओ बच्चों अगले एग्जाम्पल में, अब ये CHO ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है या रिंग को देता है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा है, CHO में ज्यादा है या रिंग में ज्यादा है, CHO में ज्यादा है ना, तो इस बार CHO ग्रुप का रिडक्शन होगा, होगा बच्चों, और CHO ग्रुप का रिडक्शन होगा तो बेंजीन रिंग का नहीं हुआ और ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से एल्कोहल में।
आ जाओ बच्चों, अब आओ बेटा इसमें आओ, इस कंपाउंड में, ये NO2 है। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचेगा, तो ग्रुप एक्टिवेट हुआ, ग्रुप एक्टिवेट हुआ बच्चों। अगर ग्रुप एक्टिवेट हुआ तो मैं कह सकता हूं कि किसका रिडक्शन होगा, NO2 का। क्या बनेगा, NO2 का रिडक्शन से क्या बनेगा, NH2 बनेगा बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों। अच्छा अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों, OCH3 किसका होगा, ग्रुप का या रिंग का, रिंग का होगा। आ गया बच्चों समझ में, बच्चों बात समझ में आई। तो देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो क्या होगा, अपन बोलेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाइड्रोजनेशन ऑफ दैट ग्रुप। बोलो बच्चों, क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए बच्चों सबको, पक्का।